हाय दोस्तों, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे नए YouTube चैनल आचार्य क्लासेस फॉर यू। बच्चों, आपके लिए हम लेके आए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का स्पेशल टारगेट बैच, जो आपको कंप्लीट कराएगा 2023 का यूपी बोर्ड एग्जाम। क्या 2023 का यूपी बोर्ड एग्जाम। ये बैच आपके लिए स्पेशल है। क्यों? क्योंकि हम आपको इसी मंथ के जो आपको 20 से 25 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के, उसमें हम पूरा का पूरा टॉपिक आपका कवर कराएंगे। तो प्लीज दोस्तों, आप जुड़े रहिएगा। आपको नया नया चैप्टर और नई नई चीजें हम आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आपको बाड़े पढ़ाऊंगा और हमारे अमर सर आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं अपना टॉपिक शुरुआत करता हूं। हमारा टॉपिक क्या था? आज का हमारा टॉपिक है पहला चैप्टर, जो कि हमारा पहला चैप्टर जनन होता था बायो का, लेकिन कोरोना की वजह से वो कट गया है। तो मैं आपको शुरुआत करता हूं जो आपके सिलेबस में है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। किसमें? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। दोस्तों, इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है कि इस चैप्टर में अगर आपको पुष्प के बारे में नहीं पता, किसके बारे में? पुष्प के बारे में नहीं पता, तो इस चैप्टर में आप कुछ नहीं सीख सकते। क्या नहीं? कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया, अगर हमको पुष्प के बारे में नहीं पता होगा तब हम बता ही नहीं सकते कि लैंगिक पादप जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जनन को समझ लेते हैं कि जनन क्या होता है। जनन क्या होता है भैया? पहला चैप्टर कटने के कारण बहुत से जगहों पे जनन नहीं पढ़ाया जाता, या फिर पढ़ाया भी जाता है तो बच्चे इसकी एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं बता पाते। उसका कारण क्या है? क्योंकि भैया ये कट गया, सिलेबस से कटा है, लेकिन हमारी जानकारी के लिए हमारे पास होना चाहिए। तो हम आपको सिखाते हैं कि जनन होता क्या है। पृथ्वी पर जितने भी जीव उपस्थित है, क्या पृथ्वी पर जितने भी जीव उपस्थित हैं, वह अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने जैसी संतति उत्पन्न करते हैं। क्या? पृथ्वी पर जितने जीव उपस्थित हैं, वह पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने जैसी संतति उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। अब जानते हैं कि जनन कितने प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का होता है? बेसिकली जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, क्या? लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। दोस्तों, हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। पहले लैंगिक जनन समझ लेते हैं, उसके बाद अलैंगिक जनन समझते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है दोस्तों? लैंगिक जनन, अगर लैंगिक जनन को परिभाषित किया जाए तो लैंगिक जनन को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जनन का वह प्रकार जिसमें नर तथा मादा दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जनन के लिए नर तथा मादा की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम इसकी बात करें तो नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की। किसकी बात करते हैं? अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन की बच्चों बात की जाए तो अलैंगिक जनन में कोई भी जीव, क्या? कोई भी एक अकेला जीव अपने ही जैसी संतति उत्पन्न कर लेता है, तो वह प्रक्रिया अलैंगिक जनन के अंतर्गत आती है। यानी कि ऐसा जीव, कोई भी एक अकेला जीव आ जाएगा, जैसे अमीबा हो जाता है, या फिर कायिक जनन, यानी कि किसी पौधे को हम कहीं से काट कर, डाल को काट कर लगाते हैं, कहीं लाके लगा देते हैं, तो लगाने के बाद होता क्या? वह पौधे का रूप ले लेता है। और अमीबा, जैसे अमीबा में द्विखंडन होता है, बहुखंडन होता है। यानी कि अमीबा एक जीव मात्र है, वह एक कोशिका मात्र होती है। क्या? कोशिका मात्र होती है। उसमें केंद्रक होगा, केंद्रक में विभाजन होगा, केंद्रक में विभाजन हुआ बेटा तो कोशिका में विभाजन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से दो जीव का निर्माण हो गया। यानी कि अकेला जीव कितने जीवों का निर्माण कर दिया? दो जीवों का निर्माण कर दिया। इसमें किसी भी प्रकार के नर या मादा होने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि ना ये नर होगा ना ये मादा होगा। ठीक है, इसकी कोई साक्ष्य नहीं है कि ये नर है या मादा है। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया भाई? दो संतति ये उत्पन्न कर दिया। दो संतति उत्पन्न कर दिया तो ये किसके अंतर्गत आएगा? अलैंगिक जनन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अलैंगिक जनन के अंतर्गत। ठीक है, और लैंगिक जनन क्या होता है एक बार फिर से समझ लो। लैंगिक जनन ऐसा जनन, क्या? ऐसा जनन
जिसमें किसमें जिसमें नर तथा मादा क्या नर तथा मादा दोनों जीव भाग लेते हो। क्या दोनों जीव भाग लेते हो। ठीक है, यानी कि जनन ऐसा जनन जिसमें नर तथा मादा दोनों जीव भाग लेते हो और अपनी जैसी संतति को उत्पन्न करते हैं, वह जनन क्या कहलाएगा? लैंगिक जनन कहलाएगा। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम इतना ही जानेंगे। अब हम बात करते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि अब हम जानेंगे पुष्प के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो पुष्प के बारे में जानते हैं। तो पुष्प क्या होता है, पुष्प का कौन सा अंग क्या कहलाता है, उसको जानते हैं। ठीक है, तो पुष्प क्या, अगर हम बेटा बच्चों शुरू करते हैं, तो पुष्प का सबसे निचला भाग ये होता है। हम पहले इसको पुष्प की थोड़ी सी संरचना कर लेते हैं। ठीक है, पुष्प का सबसे निचला भाग जो कि किसी भी टहनी से जुड़ा होता है, वह क्या कहलाता है? वृंत कहलाता है। क्या कहलाता है? वृंत कहलाता है। ठीक है, और पुष्प का वह भाग जो वृंत के ठीक ऊपर होता है और जिस पर पुष्प स्थित होता है, वह कहलाता है पुष्पासन। क्या कहलाता है? पुष्पासन कहलाता है। क्या कहलाता है? पुष्पासन कहलाता है। पुष्पासन के ठीक ऊपर की ओर पाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? बाह्यदल कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्यदल कहलाता है। इसके ठीक अंदर की तरफ जो पंखुड़ियां होती है बच्चों, क्या पुष्पों की पंखुड़ियां होती हैं, वह कहलाती हैं दल। क्या कहलाती हैं? दल कहलाती हैं। उसके ठीक अंदर की तरफ आएंगे तो बेटा ये पुष्प का भाग हो जाता है, यह कहलाता है पूतंतु। क्या कहलाता है? पूतंतु कहलाता है। क्या कहलाता है? पूतंतु कहलाता है। और यह कहलाता है परागकोश। क्या कहलाता है? परागकोश। और ये वाला भाग जो होता है पुष्प का, यह कहलाता है वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र कहलाएगा। और अगर इस भाग की बात करें, जो एक नलिका रूपी संरचना होती है, यह क्या कहलाएगी? वर्तिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्तिका कहलाएगी। तो बेटा ये हमारा क्या होता है? पुष्प होता है। और पुष्प का यह भाग, यह जो भाग है इतना सा, यह भाग कहलाता है अंडाशय। क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। यह भाग कहलाता है अंडाशय। और अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है बीजांड। यह क्या कहता है? बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड होता है। ठीक है, तो बच्चों चलो हम ठीक है अब समझते हैं कि एक्चुअल में पुष्प का कौन सा पार्ट क्या काम करता है। ठीक है, ये वृंत क्या होता है? वृंत का काम होता है बेटा पुष्प को, क्या पुष्प को किससे जोड़कर रखता है? टहनी से। किससे? टहनी से। पुष्प को टहनी से जोड़े रखता है। कैसे जोड़े रखता है? भैया ये जुड़ेगा तभी ना इसको पोषण प्राप्त होगा, और जब ये जुड़ेगा ही नहीं तो पुष्प कैसे बनेगा? ठीक है, तो वृंत किससे जुड़ा रहता है? टहनी से। और टहनी से जब वृंत जुड़ता है तो वृंत के ऊपर पाया जाता है पुष्पासन, और फिर क्या बनता है? पुष्प बनता है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे कि वृंत पुष्प को टहनी से जोड़कर रखता है। किससे जोड़कर रखता है? टहनी से। और वृंत के ठीक ऊपर होता है बेटा पुष्पासन। क्या होता है? पुष्पासन। तो अगर हम पुष्पासन की बात करें, किसकी बात करें? पुष्पासन की। पुष्पासन की बात करते हैं तो पुष्पासन किसी भी पुष्प का वह भाग होता है। क्या होता है? किसी भी पुष्प का वह भाग होता है या फिर वह पार्ट होता है जिस पर, क्या, जिस पर पुष्प स्थित होता है। क्या होता है? पुष्प स्थित होता है। अब ये बताओ, हम लोग जब कभी बैठते हैं तो जहां पे बैठते हैं उसको क्या कहा जाता है? आसन। जहां पे हमारा बैठना होता है क्या कहलाता है? आसन। अगर हम सीधी भाषा में कहें, जिस पर पुष्प स्थित हो या फिर जिस पे पुष्प बैठा हो, वह भाग क्या कहलाएगा? पुष्पासन कहलाएगा। ठीक है, पुष्पासन कहलाएगा। फिर उसके ठीक बाद होता है बेटा बाह्यदल। क्या होता है? बाह्यदल। बाह्यदल एक्चुअल में क्या होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए बाह्यदल क्या होता है, बाह्यदल के बारे में आपको बता दे रहे हैं, या पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है? पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यह पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है। और यह सभी सामान्यतः, क्या, सामान्यतः, क्या बेटा? सामान्यतः सभी पुष्पों में, किसमें? सभी पुष्पों में हरे रंग का होता है। क्या? सभी पुष्पों में हरे रंग का होता है। अच्छा, आपने एक चीज बताओ, आप कली देखे हो? क्या देखे हो? कली। जब आप बेटा कली देखे हो
तो जब कोई भी पुष्प कली होता है तो उस पे हरे रंग की परत चढ़ी होती है, यानी कि वो हरे रंग से कवर किया हुआ होता है, तो वही भाग होता है बाह्य दल। क्या होता है? बाह्य दल। एक खास बात होती है बेटा बाह्य दल पुंज। क्या? बाह्य दल पुंज। ये क्या होता है भैया? ये होता है दलों का समूह। क्या? बाह्य दलों का समूह। क्या होता है? बाह्य दलों का समूह। बाह्य दलों का समूह क्या कहलाता है? बाह्य दल पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य दल पुंज। क्योंकि ये जो अकेला रहेगा, यानी हम किसी एक बाह्य दल की बात करेंगे तो क्या कहलाएगा? बाह्य दल। और जैसे ही हम उसकी एक से अधिक संख्याएं हो जाएंगी, यानी कि वो बहुवचन हो जाएगा, वह क्या कहलाएगा? बाह्य दल पुंज कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा दल क्या होता है। किसी भी पुष्प की पंखुड़ी जो होती है, क्या होती है? पंखुड़ी। एक्चुअल में होता क्या है? किसी भी पुष्प की जो पंखुड़ी होती है, क्या? पंखुड़ी, यानी कि पंखुड़ियां। ठीक है। क्या? पंखुड़ियां। किसी भी पुष्प की पंखुड़ियां जो होती हैं वह क्या कहलाती हैं? दल। क्या कहलाती हैं? दल। अब इनकी खास बात क्या होती है कि भैया ये अलग अलग, क्या? अलग अलग पुष्पों में, किसमें? अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रंग तथा अलग अलग रंग तथा अलग अलग रंग तथा अलग अलग आकार के होते हैं। क्या? अलग अलग आकार के होते हैं। अच्छा बच्चों आप ये बताइए दल क्या होता है? पंखुड़ी। ठीक है। अगर आपको ये बोला जाए, आपने समानता कई जगहों पे देखा होगा। क्या देखा होगा भैया? कि एक पुष्प होता है, जैसे आप गुलाब का एग्जांपल ले लीजिए। गुलाब का जो पुष्प होता है उसका जो बाह्य दल होता है वह सभी पुष्पों में हरे रंग का होता है, लेकिन पुष्प की जो पंखुड़ियां होती हैं वो कोई कभी पुष्प छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी उसका रंग अलग होता है। जैसे पिंक हो गया, येलो हो गया, व्हाइट हो गया, ऐसे कई रंगों के पंखुड़ियां आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि दल जो होता है, क्या? दल। दल जो होता है वह पंखुड़ियां होती हैं। पंखुड़ियां अलग अलग पुष्पों में, क्या? अलग अलग पुष्पों में। कहां पे बेटा? अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रंग तथा अलग अलग आकार के होते हैं। क्या? अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रंग तथा अलग अलग आकार की होती है। याद रखेंगे बेटा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा, जो ये हम पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की अगर हम बात की जाए, क्योंकि भैया लैंगिक जनन हो रहा है, नर और मादा दोनों होंगे। क्या होंगे? नर और मादा दोनों होंगे। तो हम जानते हैं किसी भी पुष्प का, क्या? किसी भी पुष्प का नर तथा मादा जनन। अगर हम नर भाग की बात की जाए, क्या? नर भाग की बात की जाए, पुष्प के नर भाग की बात की जाए बेटा, तो किसी भी पुष्प में जो नर भाग होता है उसके दो भाग होते हैं। क्या? वो होता है परागकोश। पहला होता है परागकोश। क्या होता है? परागकोश। और दूसरा होता है पुतंतु। क्या होता है? पुतंतु होता है। अब भैया परागकोश क्या होता है? क्या होता है? परागकोश और पुतंतु। ठीक है। तो पहले मादा भाग देख लेते हैं। पुष्प, अगर हम पुष्पी लैंगिक पुष्प की बात करें बेटा, यानी कि हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, तो हमें पुष्प को जानना होगा और पुष्प का नर तथा मादा वाला भाग जानना होगा। ठीक है। तो नर में कौन कौन से पार्ट आते हैं? नर का कौन कौन सा भाग होता है? पुष्प का नर वाला कौन कौन सा भाग होता है? अगर हम ये पुष्प है तो हम इसमें बात करेंगे भैया इसमें नर भाग कौन कौन सा है? तो ये हो जाएगा परागकोश। क्या हो जाएगा? परागकोश और पुतंतु। यानी कि ये जो भाग है ये क्या, कौन सा भाग है? नर वाला भाग। और इसके ठीक बाद बात करते हैं बेटा मादा वाले भाग की, यानी किसी भी पुष्प का मादा वाला भाग क्या क्या होता है? वो होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है बेटा? वर्तिका तथा अंडाशय। क्या? अंडाशय। अब देखो वर्तिकाग्र और अंडाशय क्या होता है? हमने दल तक जान लिया, ये दोनों पंखुड़ियां हैं, यानी ये दोनों दल हैं। अब हम बात करते हैं नर वाले भाग की। पुष्प का नर वाला भाग यानी कि जो नर युग्मक का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? नर युग्मक का निर्माण करेगा।
तो परागकोश क्या होता है भैया, ये नर का भाग होता है, नर का यानी कि पुष्प का नर भाग होता है। क्या होता है, पुष्प का नर भाग क्या होता है, परागकोश तथा पुतंतु। परागकोश क्या होता है बेटा, परागकोश किसी भी पुष्प का वह भाग होता है, वह पार्ट होता है जहां नर युग्मक का निर्माण होता है। किसका, नर युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। और ये पुतंतु क्या होता है, पुतंतु किसी भी पुष्प की एक तार जैसी संरचना होती है जिसके ठीक ऊपर परागकोश उपस्थित होता है। ये देखो, ये दिख रहा है ना तार जैसी संरचना, जिस संरचना आपको दिख रही है ये तार जैसी संरचना है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, पुतंतु कहलाएगी। और इसके ठीक ऊपर क्या उपस्थित है, परागकोश उपस्थित है। परागकोश में युग्मक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, युग्मक का निर्माण होगा, यानी कि युग्मक निर्माण होगा। किसमें होगा भैया, परागकोश में होगा, ठीक है। ये पुतंतु का कार्य क्या होता है, यानी पुतंतु कौन सा रोल निभाता है, पुतंतु क्या करता है, तो भैया कुछ नहीं, पुतंतु पुष्पासन से जुड़ा होता है और परागकोश को ऊपर की तरफ निकाले रहता है। क्यों निकाले रहता है, ताकि परागकण कहां पहुंच सके, वर्तिकाग्र में पहुंच सके, ठीक है। इस क्रिया को हम आगे बता रहे हैं, पहले आप ये समझ लीजिए कि परागकोश क्या होता है। परागकोश किसी भी पुष्प का नर भाग होता है जिसमें युग्मक निर्माण की क्रिया संपन्न होती है। किसमें, परागकोश में संपन्न होती है, ठीक है। और पुतंतु तार जैसी संरचना होती है जिसके शीर्ष पर क्या पाया जाता है, परागकोश पाया जाता है या फिर परागकोश स्थित होता है, ठीक है। याद रहेगा दोस्तों, चलिए ठीक है। इसके आगे हम आपको समझा रहे हैं। अच्छा, मादा वाला भाग जान लीजिए एक बार। यह मादा भाग क्या होता है, किसी पुष्प का मादा भाग क्या होता है, किसी भी पुष्प का मादा भाग होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। अब देखते हैं भैया ये क्या है, वर्तिकाग्र। ये क्या है, वर्तिकाग्र है। ये किसी भी पुष्प का मादा भाग होता है। क्या होता है, मादा भाग होता है। और ठीक नीचे आते हैं तो ये देखो, एक नलिका रूपी संरचना ये दिख रही है ना, ये क्या है, नलिका रूपी संरचना है। एक नली बन रहा है ना, क्या बन रहा है, नली बन रहा है। ये क्या है, वर्तिका है। और उसके ठीक अंदर, ठीक और नीचे आते बेटा एक फूली संरचना दिख रही है, फूली उभार दिख रहा है। क्या, उभरी हुई संरचना दिख रही है। क्या कहलाती है, अंडाशय कहलाती है। अंडाशय के अंदर क्या उपस्थित होता है, बीजांड उपस्थित होता है। क्या, बीजांड उपस्थित होता है। बीजांड एक्चुअल में क्या होता है, बीजांड होता है गुरु बीजाणु। क्या होता है, गुरु बीजाणु भैया। क्या होता है, गुरु बीजाणु। क्या होता है, गुरु बीजाणु होता है भैया मादा युग्म। क्या होता है, मादा युग्म, यानी कि जिसमें निषेचन करने की क्षमता हो, ठीक है। तो चलो ठीक है, अभी हम बात करते हैं भैया युग्मक क्या होता है। दोस्तों, अगर आप में से किसी को युग्मक पता हो तो कृपया कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको रीड करेंगे। अगर आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट जरूर पढ़ेंगे और उसका निस्तारण करेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं मादा भाग की, ठीक है, पुष्प के मादा भाग की। मादा भाग में सबसे ऊपर होता है क्या, वर्तिकाग्र। क्या होता है, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या होता है, किसी भी पुष्प का मादा वाला भाग, यानी कि मादा का वह अंग, किसी पुष्प के मादा का वह अंग जो शीर्ष पर हो, क्या सबसे ऊपर हो, जो सबसे ऊपर उपस्थित हो, वह क्या कहलाएगा, वर्तिकाग्र होता है, ठीक है। अब देखो भैया, वर्तिकाग्र का अगर फंक्शन की बात करें, वर्तिकाग्र कार्य क्या करता है, तो वर्तिकाग्र बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करता है। पराग कण, जो पराग कण होता है, क्या, पराग कण, वह वर्तिकाग्र पर ही आकर स्थित होता है। कहां आकर स्थित होता है, वर्तिकाग्र पर ही आकर स्थित होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्तिका की। किसकी बात करते हैं, वर्तिका की। वर्तिका की अगर हम बात करें तो वर्तिका एक नलिका रूपी संरचना होती है। क्या होती है, नलिका रूपी, कैसी, नलिका रूपी संरचना होती है। कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते भैया, ये नलिका रूपी संरचना तो है, यही होगी ना नलिका रूपी संरचना। ये क्या कहलाएगी, वर्तिका। वर्तिका एक नलिका रूपी संरचना होती है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है अंडाशय। क्या, अंडाशय। अगर अंडाशय ही नहीं होगा तो युग्मक निर्माण नहीं होगा, युग्मक निर्माण नहीं होगा
तो निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी, और जब निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी तो जनन नहीं होगा। क्या? जनन नहीं होगा। तो अंडाशय, अंडाशय क्या होता है? यह मुख्य भाग होता है किसका भैया? मादांग का। किसका? मादांग का मुख्य भाग होता है। अब देखो भैया, हम एक चीज और बता दें कि जो पुष्प का नर होता है उसे हम और किस नाम से जानते हैं? उसे हम पुंकेसर के नाम से जानते हैं। और जो मादा भाग होता है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे हम जायांग नाम से जानते हैं, या फिर स्त्री केसर नाम से जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं? जयांग नाम तथा स्त्री केसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह तो सीधी बात है। हम कह देंगे ये भैया मादा वाला भाग, मादा वाला भाग है, यानी कि मादा भाग है। ठीक है, कौन सा भाग है? मादा भाग। ठीक है, और ये नर भाग। ठीक, ये नर भाग होगा और ये मादा भाग होगा। मादा भाग को किस नाम से जानेंगे? जयांग तथा स्त्री केसर, और नर भाग को जानेंगे नर भाग या फिर पुंकेसर के नाम से। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि पेपर जो बनता है वो आपसे केवल उसका समानार्थी शब्द का प्रयोग कर देगा और आप उसमें उलझ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अंडाशय। अंडाशय मुख्य भाग होता है, यह मादा का मुख्य भाग होता है। ठीक है, किसी भी मादांग का मुख्य भाग होता है। ठीक है, आखिर क्यों होता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी किसका निर्माण हो रहा है? युग्मक निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? युग्मक। ठीक है, युग्मक निर्माण हो रहा है। युग्मक आखिर क्या होता है? अच्छा, आप लोगों को मैंने अभी अभी पूछा था कि युग्मक क्या होता है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं युग्मक क्या होता है। युग्मक क्या होता है? देखिए, सुनिए, युग्मक क्या होता है? ऐसी कोशिका, क्या? ऐसी कोशिका जो अगुणित हो। क्या? ध्यान से सुनिएगा, जो अगुणित हो तथा, और हम क्या इसके लक्षण हो सकते हैं? तथा निषेचन की क्रिया करने में सक्षम हो। क्या? निषेचन की क्रिया करने में सक्षम। क्या हो? निषेचन की क्रिया करने में सक्षम हो। वो क्या कहलाएगी? युग्मक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? युग्मक। अभी देखो बेटा, ये युग्मक हो गया। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। देखो, हम बात कर रहे थे युग्मक की। ऐसी कोशिका जो अगुणित हो तथा निषेचन की क्रिया करने में सक्षम हो, यानी कि अगुणित भी हो और निषेचन की क्रिया करने में सक्षम भी हो, वह कहलाती है युग्मक। ठीक है, तो चलो ठीक है भैया, अगुणित कोशिका क्या होती है? क्या अगुणित कोशिका क्या होती है? अगुणित कोशिका क्या होती है? किसको किसको पता है? ठीक है, आप लोग को पता हो या ना पता हो, वैसे मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगुणित कोशिका ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो अर्धसूत्री विभाजन से बनती है। किससे बनती है? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन से बनती है। ठीक है, किससे बनती है? अर्धसूत्री विभाजन से बनती है। ऐसी कोशिकाएं जो अर्धसूत्री विभाजन से प्राप्त हो या बनती हैं, वो कैसी कोशिकाएं होती है? अगुणित कोशिकाएं होती हैं। अब भैया युग्मक क्या होता है? एक अगुणित कोशिका है। ठीक है, और अगुणित युग्मक क्या होगा? अगुणित कोशिका होने के साथ साथ निषेचन की क्रिया करने में सक्षम होगा। क्या होगा? अगुणित कोशिका होने के साथ साथ निषेचन की क्रिया करने में सक्षम होगा, वह क्या कहलाएगा? युग्मक। ठीक है, तो अब बेटा हम लोग युग्मक भी जान चुके हैं, हमने मादा भाग भी पढ़ लिया, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय भी पढ़ लिया। अब आते हैं हम लोग पुष्प पे, थोड़ा सा और ध्यान से कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, मादा भाग हमने जान लिया कि भैया वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इतना से ये जो पूरा भाग है ये कहलाता है अंडाशय, और ऊपर जो नलिका रूपी संरचना होती है वर्तिका कहलाती है, और सबसे ऊपर की तरफ ये जो उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सबको पुष्प के बारे में सब कुछ नॉलेज हो गया, हमने बता दिया है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल से जानना है या फिर आपके लिए ये सफिशिएंट है बेटा, क्या ये सफिशिएंट है 2023 के एग्जाम के लिए? ठीक है, यूपी बोर्ड वाले बच्चे ध्यान दें,
ठीक है, वैसे ये हिंदी में है तो यूपी बोर्ड वाले ध्यान देंगे। 2023 के एग्जाम के लिए सफिशियंट है। आपको एकदम शॉर्ट में सब कुछ समझा दिया गया है कि भैया बाह्य दल क्या होता है, बाह्य दल पुंज क्या होता है, बाह्य दलों के समूह को क्या कहेंगे, बाह्य दल पुंज कहेंगे। ठीक है, ये हो गया, हमने पुष्प के बारे में सब कुछ जान लिया, भैया नर भाग कौन होता है, मादा भाग कौन होता है। अब बेटा अब हम जानते हैं कि इसके आगे भैया जनन की क्रिया होती कैसे, क्या जनन की क्रिया होती कैसे। देखो जनन की क्रिया होने के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है, क्या होता है, सबसे आवश्यक क्या होता है ये जानिए। ठीक है, देखो एक पुष्प और हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो छोटा सा पुष्प हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ठीक, छोटा सा पुष्प हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, देखो ये पुष्प बन गया हमारा। वैसे अच्छा नहीं बना है लेकिन पढ़ने में क्या जाता है, पढ़ तो लेंगे। ठीक है, देखिए ये पुष्प बन गया हमारा। ठीक है बेटा, अब देखो ये क्या था, परागकोश था। क्या था बेटा, परागकोश था। ठीक है, ये हमारा परागकोश था, परागकोश था। और ये क्या थी, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ठीक है, ये क्या था, वर्तिकाग्र। ठीक है, अब देखो एक क्रिया होती है जिसके द्वारा परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। कहां तक, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, क्या, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। और जो ये बेटा परागण होता है, क्या होता है, परागण होता है, वह दो प्रकार का होता है। क्या होता है, दो प्रकार का होता है। क्या, किसी भी परागकोश से, अगर हम सीधी सी बात जानते हैं भैया ये परागकोश है, ये वर्तिकाग्र। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक पुष्प में, तो एक पुष्प की बात करते हैं, यानी कि परागकोश से निकला हुआ परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरण दर्शाए। क्या, अंकुरण दर्शाए। तो ये जो परागकोश से निकलकर परागकण तक पहुंचने की क्रिया होगी, क्या होगी, क्रिया होगी, वह कहलाएगी परागण। क्या कहलाएगी, परागण कहलाती। परागकोश से निकले परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ठीक है, और परागण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, स्वपरागण। क्या होता है बेटा, स्वपरागण तथा परपरागण। क्या, स्वपरागण तथा परपरागण। स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण होता क्या है भैया, स्वपरागण तब होगा जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे। कहां, ये पुष्प है हमारे पास एक, इस पुष्प का परागकोश ये है। अब इसके अंदर पाया जाएगा परागकण। परागकण जब इसका परागकण, यानी एक ही पुष्प है, पराग इसका, इसी का परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचे और अंकुरण दर्शाए, तो यह क्या कहलाएगा, स्वपरागण। ठीक है, क्या कहलाएगा, स्वपरागण। अब ठीक है, परपरागण क्या होता है, क्या, परपरागण क्या होता है। परपरागण के लिए हमको एक पुष्प की रचना और करनी पड़ेगी भैया। चलो एक पुष्प की रचना और कर लेते हैं। ठीक है, रचना नहीं करते हैं, चलो बगल में ही समझ लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो होता क्या है, ये पुष्प था हमारा। ठीक है, ये क्या हुआ, पराग। ये क्या हुई, वर्तिकाग्र। क्या हुई, वर्तिकाग्र। ये वर्तिकाग्र हुई ना, ये हमारा पुष्प था। एक पुष्प हमारा ये है, एक पुष्प हमारा ये। ठीक है, और दोनों एक लिंगी पुष्प है। कैसे हैं, एक लिंगी पुष्प है। तो हम क्या करते हैं, हाँ ये मादा पुष्प है और इसकी हम बात करें ये नर पुष्प है। ठीक है, इसमें मादा पुष्प ज्यादा विकसित नहीं है, यानी मादा वाला भाग विकसित नहीं। ठीक है, देखो होगा क्या भैया, ये हमारा परागकोश था। अब इसमें से परागकण निकलेगा। क्या, परागकण निकले और किसी कारण से या फिर किसी भी माध्यम के द्वारा कहां तक पहुंचा है, इसके यहां से ये देखो परागकण निकला और कहां तक पहुंचाया, इस वर्तिकाग्र तक। कहां तक पहुंचाया,
इस वर्तिकाग्र, यानी कि यह दूसरा पुष्प है और यह दूसरा पुष्प, लेकिन दोनों की जाति एक ही है। क्या है? दोनों की जाति एक ही है। जैसे अगर ये मटर का पुष्प है तो ये भी मटर का पुष्प ही होगा, ठीक है। अगर ये धान का पुष्प है तो ये भी धान का ही पुष्प होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, क्योंकि परागण दर्शाते समय, यानी कि अगर परागण को डिफाइन कर रहे हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप इसमें गलती कर गए तो आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। एक पुष्प ये होगा और एक पुष्प हो गया ये हो गया, दोनों ही पुष्प एक लिंगी है। क्या? एक लिंगी है। क्या होंगे बेटा? एक लिंगी होंगे, ठीक है। दोनों ही पुष्प एक लिंगी है, ठीक है। देखो इसका जो पराग कोश होगा, इस पराग कोश से परागकण निकलेगा और निकल के कहां पहुंच जाए? दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यानी कि उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब परागकण पहुंचेगा तो वह क्रिया परपरागण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परपरागण कहलाएगी। अगर हम इसको सीधी भाषा में समझें तो किसी पुष्प का परागकण उस पुष्प के परागकोश से निकलकर उसी जाति के, क्या? उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और अंकुरण दर्शाता है, तो वह क्रिया क्या कहलाएगी? परपरागण कहलाएगी। क्या? परपरागण कहलाती है या फिर कहलाएगी, ठीक है। ये याद रहेगा। अब देखो भैया, ये ऐसे तो पहुंचेगा ना, इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? माध्यम की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? माध्यम की। माध्यम क्या क्या हो सकता है? कीट पतंग होंगे। क्या होंगे? कीट पतंग होंगे। क्या होंगे? कीट पतंग होंगे। तथा मानव हो सकते हैं, वायु हो सकती है और जल हो सकता है, ठीक है। बारिश वाला जल या फिर ओस, ऐसा कुछ हो सकता है। कीट पतंगे क्या होंगे भैया? मान लो मधुमक्खी यहां पे बैठी, कहां पे? इसके पराग कोश पे बैठी, ठीक है। पराग कोश पे बैठने के बाद वो कहां पे आ गई? इसके वर्तिकाग्र पे आ गई। तो इसके साथ क्या हुआ? इसका जो परागकण हुआ मधुमक्खी के साथ कहां पे आ गया? यहां पे आ गया। तो ये कीट पतंगों द्वारा कराया गया परपरागण होगा, ठीक है। मानव द्वारा कभी कभी देखते हैं बेटा, जब हम किसी चीज की खेती करते हैं तो बहुत पास पास पौधे होते हैं, ठीक है। तो मानव के हाथ लगने से या फिर कुछ ऐसा करने से पेड़ में जब हिलते हैं एक दूसरे से, तो किसी दूसरे पुष्प का परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये मानव द्वारा हो गया। वायु द्वारा, जब बेटा वायु चलती है, तो जब वायु चलती है तो टहनियां टकराती हैं, यानी कि टहनियां एक दूसरे में जुटेंगी। जब जुटेंगी तो होगा क्या कि उसके कारण ये इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पे पहुंच जाएगा, तो वो वायु द्वारा परपरागण हो जाएगा, ठीक है। और जल द्वारा क्या होता है? जब बारिश होती है, क्या? जब बारिश होती है तो होता क्या है कि जब कोई, अगर हम बात करें कि फसलों की, जब फसल में होता क्या है कि पुष्प ऐसे लगते हैं, यानी कि ऐसे लाइन में लगते हैं भाई, एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर फिर नीचे, ऐसे लगते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब बारिश होती है तो जल के द्वारा इसका परागकण इसके नीचे आ गया, यानी कि एक ही जाति में एक ही पौधे में हो रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या? जल के कारण किसी अन्य पुष्प का परागकोश से निकला हुआ परागकण उसी जाति के से अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरण दर्शाएगा। ध्यान रखिएगा, अंकुरण। क्या? अंकुरण दर्शाए। वह क्रिया क्या कहलाती है? परपरागण कहलाती है। ध्यान रहे हम क्या बोल रहे हैं, किसी पुष्प का परागकण उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे। अन्य पुष्प की बात कर रहे हैं, जहां पे अन्य पुष्प की बात हो जाएगी वहां पे परपरागण हो जाएगा, और जहां उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचेगा तो स्वपरागण हो जाएगा। बेटा याद रहेगा आप लोगों को ये, ठीक है। तो चलो आगे समझते हैं इससे हम। इसके बाद बेटा हम लोग समझते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है बीजांड, ठीक है। क्या? बीजांड। बीजांड क्या होता है, ठीक है। क्या? बीजांड क्या होता है? अच्छा रुको, एक मिनट रुक जाओ जरा, हम आपको लोगों को समझा दे रहे हैं परपरागण और स्वपरागण फिर से, ठीक है। देखो परागण क्या होता है। परागण, इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। स्वपरागण,
स्वपरागण और परपरागण, स्वपरागण तथा परपरागण। ठीक है, स्वपरागण में क्या होता है, किसी पुष्प का, किसका, किसी पुष्प का परागकण उस पुष्प के पराग कोश से मुक्त होकर, क्या, मुक्त होकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, कहां पे, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, क्या, पहुंचता है और अंकुरण दर्शाए, क्या, और अंकुरण दर्शाता है, क्या, अंकुरण दर्शाता है, तो वह क्या कहलाएगा, स्वपरागण कहलाता है, क्या, स्वपरागण कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। ये हो गया हमारा स्वपरागण। परपरागण में क्या लिखेंगे भैया, देखो, जब किसी पुष्प का, किसका, पुष्प का परागकण जब किसी पुष्प का परागकण उसी जाति के, परागकण होगा, परागकण उसी जाति के अन्य पुष्प पर, क्या, अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरण दर्शाए, क्या, अंकुरण दर्शाए, क्या दर्शाए, अंकुरण दर्शाए, क्या करे बेटा, अंकुरण दर्शाए, तो वह कहलाता है परपरागण। क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। ठीक है, परपरागण कहलाता है, क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। यानी कि जब किसी पुष्प का परागकण उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरण दर्शाए, क्या कहलाएगा, परपरागण कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्वपरागण तथा परपरागण, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। आगे समझते हैं हम लोग बेटा परागकण की संरचना। आखिर परागकण होता क्या, क्या, परागकण की संरचना, परागकण की संरचना, क्या, परागकण की संरचना। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तक आपसे पूछा गया कि परागकण का परिवर्तन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, या फिर परागकण का सचित्र वर्णन। तो चलिए हम, ठीक है, परागकण की सचित्र वर्णन आपसे समझ लेते हैं कि परागकण की संरचना कैसी होती है। भैया ये युग्मक कोशिका है, अगुणित होती है, ठीक है, लेकिन ये इसकी संरचना कैसी होती है ये समझते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, यह एक कोशिका जैसी संरचना होती है। ठीक है, इसके बाहर की तरफ ऐसा पाया जाता है। ठीक है, इसका शेप कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसके बाहर की तरफ ये ऐसा पाया जाता है बेटा, तो इसका जो ये बनावट होती है ऐसी होती है। ठीक है, ऐसी होती है। तो ये जो परागकण का बाहरी वाला आवरण होता है, ये जो बाहरी आवरण होता है, ये कहलाता है बाह्यचोल। क्या कहलाता है, बाह्यचोल। हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान दें, क्या, बाह्यचोल कहलाता है। ठीक है, और ये जो आंतरिक वाला भाग होता है ये कहलाता है अंतःचोल। क्या कहलाता है, अंतःचोल। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, ये अंदर की तरफ एक द्रव्य भरा रहेगा।
ठीक है, वो तो आपको भी पता है कि किसी भी कोशिका के अंदर हमेशा द्रव्य उपस्थित होता है, क्यों? ताकि उसके ऑर्गेनल अच्छे से कार्य कर सके। ठीक है, तो ये कहलाएगा कोशाद्रव्य। क्या कहलाएगा? कोशाद्रव्य। क्या कहलाएगा बेटा? कोशाद्रव्य। ठीक है, इस कोशाद्रव्य में दो चीजें उपस्थित होती है। क्या चीजें? दो चीजें उपस्थित होती है। ठीक है, ये होता है नर युग्मक, नर युग्मक केंद्र। क्या होता है? नर युग्मक केंद्रक होता है। ठीक है, और एक ये होती है नलिका कोशिका। क्या? नलिका कोशिका। क्या होती है? नलिका कोशिका। ठीक है, ये जो नलिका कोशिका होती है, ठीक है भैया। उसके बाद ये जो बाह्य चोल होता है ना बेटा, बाह्य चोल में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जनन छिद्र। क्या कहते हैं? जनन छिद्र। अभी आगे हम बताएंगे कि भैया ये जनन छिद्रों का कार्य क्या होता है। ठीक है, ये परागकण की संरचना होती है। क्या है ये? परागकण की संरचना है। तो अब हम परागकण की संरचना को समझ लेते हैं। भैया अगर हमसे पूछ ले कि परागकण का सचित्र वर्णन करिए तो हम कैसे लिखेंगे? आपको बेटा ये चित्र बनाना है। ठीक है, ऐसे ही नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद हम ये देखो, ये इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है जिसे हम कहते हैं नलिका कोशिका केंद्रक या फिर नलिका केंद्रक। क्या कहेंगे? नलिका केंद्रक है। ठीक है, नलिका कोशिका केंद्रक अथवा नलिका केंद्रक। क्यों कहेंगे? क्योंकि आगे चल के यही पराग नली का निर्माण करते। चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, परागकण का, किसी भी परागकण का सबसे बाहरी आवरण, क्या? सबसे बाहरी आवरण बाह्य चोल कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य चोल कहलाता है। ठीक है, बाह्य चोल बेटा, परागकण का जो बाह्य चोल होता है वह क्यूटीन नामक पदार्थ से बना होता है। किससे? क्यूटीन नामक से। किससे? क्यूटीन नामक पदार्थ से बना होता है। ये क्या होता है? कठोर होता है। क्या होता है? कठोर तथा खुरदुरा होता है। क्या होता है? कठोर तथा खुरदुरा होता है। खुरदरा होता है। ठीक है, कठोर तथा खुरदरा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह अंतःचोल की अपेक्षा कठोर तथा खुरदरा होता है। किसकी अपेक्षा? अंतःचोल की अपेक्षा कठोर तथा खुरदरा होता है। अब देखो, अंतःचोल क्या होता है? यह कोमल होता है। क्या होता है? कोमल होता है भैया। किसकी अपेक्षा? किसकी अपेक्षा? बाह्य चोल की अपेक्षा अंतःचोल कोमल होता है। ठीक है, सॉरी। और किसी भी परागकण का दूसरा आवरण होता है। क्या? किसी भी परागकण का दूसरा आवरण बाह्य चोल कहलाता है, जो बाह्य चोल की अपेक्षा क्या? किसी भी परागकण का दूसरा आवरण यानी कि दूसरे नंबर का जो आवरण होगा वह अंतःचोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतःचोल कहलाएगा, जो कोमल होगा। किसकी अपेक्षा? बाह्य चोल की अपेक्षा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा जनन छिद्र की। किसकी बात करते हैं? जनन छिद्र की। यह एक सूक्ष्म छिद्र होता है। क्या होता है? सूक्ष्म छिद्र होता है। आखिर सूक्ष्म छिद्र क्या होता है भैया? सूक्ष्म छिद्र पाया क्यों जाएगा? यह सूक्ष्म छिद्र होता है जिसके द्वारा, क्या होता है? यह सूक्ष्म छिद्र होता है जिसके द्वारा, क्या? जिसके द्वारा नलिका कोशिका निकलकर, क्या? नलिका कोशिका निकलकर पराग नली का निर्माण कर लेते हैं। किसका? पराग नली का निर्माण। किसका निर्माण करेगी? पराग नली का निर्माण करेगी। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? जनन छिद्र। ऐसा एक सूक्ष्म छिद्र होता है जिसके द्वारा नलिका कोशिका, ये जो नलिका कोशिका है ना, ये नलिका कोशिका इस जनन छिद्र से बाहर निकलेगी और पराग नली का निर्माण कर लेगी। किसका निर्माण कर लेगी? पराग नली का निर्माण कर लेगी। ठीक है, तो ठीक है बेटा। उसके बाद हम जानते हैं नलिका कोशिका। नलिका कोशिका क्या? नलिका कोशिका जनन छिद्र के द्वारा निकलती है। कहां से निकलती है भैया? जनन छिद्र के द्वारा निकलती है। कहां से? जनन छिद्र के द्वारा निकलती है और पराग नली का निर्माण करती है। क्या करती है? पराग नली का निर्माण करती है। वह नलिका कोशिका होती है। एक काम और ये करती है भैया, ये जो नरयुग्मक केंद्रक है ना, क्या? नरयुग्मक केंद्रक है ना, उसको कहां तक पहुंचाती है? बीजांड द्वार तक।
कहां तक? बीजांड द्वार तक पहुंचाती है। अगर ये नलिका कोशिका ना हो तो फिर होगा क्या कि ये जो केंद्रक है वह बीजांड द्वार तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, यही नलिका कोशिका पराग नली का निर्माण करके केंद्रक को बीजांड द्वार तक सुरक्षित पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नर युग्मक केंद्रक होता है। अब भैया ये नर युग्मक केंद्रक होता है तो यही निषेचन की क्रिया संपन्न करेगा। क्या करेगा? निषेचन की क्रिया संपन्न करेगा। क्या करेगा? निषेचन की क्रिया संपन्न करेगा, यानी कि निषेचन करने योग्य है। और ये क्या होता है? अगुणित होता है। भैया अगुणित होगा तभी ना निषेचन की क्रिया संपन्न करेगा। जब अगुणित होगा तो निषेचन की क्रिया संपन्न करेगा। ठीक है, चलो ठीक है, इतना हमने जान लिया कि भैया ये परागकण होता है। परागकण का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? बाह्यचोल कहलाता है, जो क्यूटेन का बना होता है, जो कठोर तथा खुरदरा होता है। उसके बाद हम फिर से पढ़ ले रहे हैं इसमें अंतःचोल क्या होता है। किसी भी परागकण का दूसरा आवरण, यानी कि अंदर की ओर उपस्थित दूसरा आवरण अंतःचोल कहलाता है, जो बाह्यचोल की अपेक्षा कोमल होता है। क्या? बाह्यचोल की अपेक्षा कोमल होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जनन छिद्र की। जो परागकण होता है ना, परागकण में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या? परागकण में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, जनन छिद्र का कार्य क्या होता है? जनन छिद्र के द्वारा ही, क्या? जनन छिद्र के द्वारा ही ये जो नलिका कोशिका होती है वह निकलती है और किसका निर्माण कर लेती है? पराग नली का। किसका निर्माण कर लेती है? पराग नली का निर्माण कर लेती है। ठीक है, और नलिका कोशिका का केंद्रक होगा। तो बेटा आप लोगों को पता होगा, अगर ये कोशिका है और ये इसका केंद्रक है, अगर केंद्रक निर्देश नहीं देगा तो कोशिका में कोई भी कार्य क्रियाकलाप नहीं होगा। केंद्रक भैया इसका ब्रेन होता है। किसी भी कोशिका का ब्रेन क्या होता है? केंद्रक होता है। अब केंद्रक निर्देश नहीं देगा तो कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब ये जो केंद्रक होगा ये इसको कहेगा कि भैया ऐसा है, आप यहां से निकलिए, जनन छिद्र यहां से रास्ता मिल रहा है, आप यहां से निकलिए और किसका निर्माण करिए? पराग नली का निर्माण करिए। पराग नली कहां तक जाती है? बीजांड तक जाती है। कहां तक जाती है? बीजांड द्वार तक जाती है। बीजांड द्वार में जैसे ये जाएगी तो भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करेगी और फट जाएगी। ठीक है, इसको हम आगे समझाएंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए। ठीक है, नर युग्मक केंद्रक है। क्या है ये? नर युग्मक केंद्रक, यानी कि कोशिका का केंद्रक जो नर युग्मक का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? नर युग्मक का कार्य कर रहा है। अगर भैया ये परागकण उपस्थित ना हो तो निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। याद रहेगा, याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जा रहा हूं। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं बीजांड। क्या चीज? बीजांड। बीजांड क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? बीजांड। ठीक है, चलिए हम आपको समझा दे रहे हैं बीजांड क्या होता है। बीजांड क्या होता है? बीजांड से एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, उसको समझा दूंगा। पहले आप बीजांड की संरचना समझ लीजिए। ठीक है, देखिए बीजांड की संरचना कुछ ऐसी होती है। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बनाना बता देंगे कि बीजांड बनाते कैसे हैं, क्योंकि इसका सचित्र वर्णन आ सकता है। ठीक है, देखिए इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये चीज ऐसे बना लेंगे। ठीक है, बीजांड ये होता है भैया, बीजांड। ठीक है, क्या होता है? बीजांड होता है। ठीक है, ठीक वही भाग, ये भाग होता है बीजांड वृंत। क्या होता है? बीजांड वृंत। ये भाग क्या कहलाता है? बीजांड वृंत कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजांड वृंत। अच्छे से पहले हम वृंत कहां पढ़े? पुष्प का वृंत पढ़े। पुष्प का वृंत पुष्प को किससे जोड़ के रखता है? टहनी से जोड़ के रखता है। तो बीजांड वृंत बीजांड को कहां से जोड़ के रखेगा भैया? अंडाशय की दीवारों से। कहां से? अंडाशय की दीवार से, या फिर हम कह सकते हैं पुष्पासन से। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद ये होता है बीजांड का बाह्य अध्यावरण। क्या होता है? बाह्य अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण क्या होता है? बाह्य अध्यावरण। और ये क्या होता है? अंतः अध्यावरण। क्या होता है? अंतः
अध्यावरण। ठीक है, अध्यावरण यानी कि आवरण होता है। ठीक है, उसके ठीक अंदर उपस्थित होता है ये वाला भाग कहलाता है भ्रूण कोश। क्या कहलाता है? भ्रूण कोश कहलाता है। ठीक है, भ्रूण कोश को हम बीजांड कोश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बीजांड कोश। क्या कह सकते हैं? बीजांड कोश। केवल कब तक? जब तक निषेचन की क्रिया संपन्न न हुई, यानी कि जब तक निषेचन न हो तब तक ये बीजांड कोश कहलाया जा सकता है, यानी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, चलो समझते हैं। ये वाला भाग होता है बेटा बीजांड द्वार। क्या होता है? बीजांड द्वार होता है। क्या होता है? बीजांड द्वार होता है। ठीक है, और ये भाग होता है निभाग। क्या होता है? निभाग। इस भाग को क्या कहेंगे? निभाग कहेंगे। क्या कहेंगे? निभाग कहेंगे। ठीक है, ऐसा भाग बीजांड का वह भाग जो जहां पे आके अंताध्यवरण तथा बाह्य अध्यवरण आपके मिल जाते हैं, वह भाग क्या कहलाएगा? निभाग कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं भ्रूण कोश की। तो भ्रूण कोश के अंदर बेटा बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या? बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, और निभाग की तरफ भी 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, और मध्य में 2 केंद्रकों की एक कोशिका उपस्थित होता है। क्या? 2 केंद्रकों की एक कोशिका उपस्थित होती है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, हम एक्चुअल में टाइम नहीं बता सकते हैं कि किस सन में एक क्वेश्चन पूछा गया था, लगभग 2010, 11 और 12 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? 8 केंद्र की, क्या था? 8 केंद्र की बीजांड का सचित्र वर्णन करिए। क्या करिए? सचित्र वर्णन करिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, 8 केंद्र की बीजांड का सचित्र वर्णन करिए। या फिर आपसे ये पूछ सकता है 8 केंद्र की तथा, क्या? 8 केंद्र की तथा 7 कोशिकीय, क्या? 7 कोशिकीय बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना। ठीक है, 8 केंद्र की तथा 7 कोश की बीजांड की संरचना। जरा ध्यान से समझिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने केंद्रक हो गए? 8। पहले हमने केंद्रक को गिना, 3 केंद्रक इधर, 3 केंद्रक इधर और 2 केंद्रक इधर, यानी कि 3 3 6 2 8 केंद्रक हो गया। ठीक है, कोशिका गिन लेते हैं। 3 कोशिका इधर, 3 कोशिका इधर, और मध्य की जो कोशिका होगी उसमें 2 केंद्रक पाए जाएंगे, लेकिन कोशिका एक ही होगी। तो कितनी कोशिका हो गई? 7 कोशिका हो गई। यानी कि 8 केंद्र की तथा 7 कोश की बीजांड की संरचना ऐसी ही बनेगी। कैसी बनेगी? ऐसी ही बनेगी। आप पढ़ते हैं भैया, इस कोशिका को कहते हैं ध्रुवी कोशिका। क्या कहते हैं? ध्रुवी कोशिका। ठीक है, क्या कहेंगे? ध्रुवी कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुवी कोशिका कहेंगे। और इसमें जो दोनों कोशिकाओं के मध्य में कोशिका उपस्थित है उससे हम कहेंगे मुख्य कोशिका। क्या कहेंगे? मुख्य कोशिका। अब भैया ये मुख्य कोशिका क्या होती है? मुख्य कोशिका ही गुरु बीजाणु होती है जिसके द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न की जाती है। ठीक है, और ये दोनों होती है, इसकी बगल बगल में अगल बगल पाई जाने वाली कोशिका क्या कहलाती है? सहायक कोशिका। क्या कहलाती है? सहायक कोशिका। इसके बारे में आपको भी डिफाइन कर दे रहे हैं, सहायक कोशिका क्या होती है। ठीक है, और ये जो ऊपर की तरफ निभाग की तरफ उपस्थित कोशिकाओं का समूह होगा वह कहलाएगा प्रतिध्रुवी कोशिका। क्या? प्रतिध्रुवी कोशिका। प्रतिध्रुवीय कोशिका क्या कहलाएगा? प्रतिध्रुवी कोशिका कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? प्रतिध्रुवी कोशिका कहलाएगा। ठीक है, तो अब बेटा हम बीजांड को डिफाइन कर लेते हैं, यानी कि बीजांड की संरचना बन गई। बीजांड में कौन चीज क्या, कौन संघ क्या कार्य करता है ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये होता है बीजांड वृत्त। क्या होता है? बीजांड वृत्त।
बीजांड वृंत किसी भी बीजांड का वह भाग होता है जो बीजांड को अंडाशय से जोड़ने का कार्य करता है। क्या? बीजांड को अंडाशय से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, ये भैया बीजांड वृंत हो गया। अब क्या होता है? बाह्याध्यावरण। क्या होता है? बाह्याध्यावरण। किसी भी बीजांड का सबसे बाहरी आवरण बाह्याध्यावरण कहलाता है। क्या? बाह्याध्यावरण कहलाता है। और उसके अंदर की ओर उपस्थित दूसरा आवरण अंतःध्यावरण कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बनता है यूनिटेगमिन तथा बाइटेगमिन। क्या? यूनिटेगमिन, यूनिटेगमिन, ठीक है, तथा बाइटेगमिन, ठीक है, में, ठीक है, यूनिटेगमिन तथा बाइटेगमिन। ठीक है, यूनि का मतलब होता है एक, ठीक है, बाई का मतलब होता है दो। याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए, यूनिटेगमिन का मतलब क्या होगा? ऐसा बीजांड जिसमें एक ही अध्यावरण उपस्थित हो। क्या? जिसमें एक ही अध्यावरण उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो? एक ही अध्यावरण उपस्थित हो, वो यूनिटेगमिन कहलाएगा। क्या? यूनिटेगमिन। सॉरी, ये गलत हो गया है, यहां पे लिखेंगे यूनिटेगमिन। क्या? यूनिटेगमिन। बाइटेगमिन, ठीक है, ये सही लिखा था। ठीक है, बाइटेगमिन यानी कि ऐसा बीजांड जिसमें दो अध्यावरण उपस्थित हो, यानी कि ऐसा बीजांड जो दो अध्यावरणों से घिरा हुआ हो, क्या कहलाएगा? बाइटेगमिन कहलाएगा। और जो एक अध्यावरण से घिरा हुआ हो वो यूनिटेगमिन कहलाएगा। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं बीजांड द्वार की। बीजांड द्वार क्या होता है? बीजांड द्वार किसी भी बीजांड का वह भाग होता है जहां से बड़ी ही सरलता से परागनली अंदर प्रवेश कर जाती है। क्या? परागनली अंदर प्रवेश कर जाती है। याद रहेगा, बीजांड द्वार वह भाग होता है जहां से बड़ी ही सरलता से परागनली अंदर की तरफ प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब बीजांड द्वार हो गया। निभाग आपको बता दिया है, जहां पे बाह्य तथा अंतः अध्यावरण मिले हुए हों वह भाग निभाग कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्य कोशिका की। दरअसल मुख्य कोशिका ही गुरु बीजाणु होती है। क्या? गुरु बीजाणु होती है। ठीक है, क्या होती है? गुरु बीजाणु होती है। क्यों होती है? क्योंकि यही बेटा निषेचन की क्रिया संपन्न करती है। क्या करती है? निषेचन की क्रिया संपन्न करती है। ठीक है, इसके अगल बगल जो दोनों कोशिकाएं दिख रही है आप, एक इधर और एक इधर दिख रही है। ठीक है, ये कोशिकाएं कहलाती है सहायक कोशिका। ठीक है, सहायक कोशिका का कार्य क्या होता है? सहायक कोशिका मुख्य कोशिका को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। याद रहेगा, सहायक कोशिका मुख्य कोशिका को, या फिर जैसे ही निषेचन की क्रिया संपन्न होगी या फिर निषेचन की क्रिया होगी तो मुख्य कोशिका को विभाजन के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ेगी। तो वह पोषण किससे प्राप्त करेगी? सहायक कोशिका के। किससे प्राप्त करेगी? सहायक कोशिका से। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पे भी कोषाद्रव्य भरा रहेगा। क्या भरा रहेगा? कोषाद्रव्य भरा रहेगा। ठीक है, क्या होगा? कोषाद्रव्य होगा। क्या होगा? यहाँ पे कोषाद्रव्य होगा। ठीक है, अब देखो बेटा हम लोग पढ़ते हैं ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका क्या होती है? यह एक कोशिका है। क्या है? एक कोशिका है जो द्विगुणित है। क्या? बीजांड में उपस्थित केवल एक ही कोशिका होती है जो द्विगुणित होती है, यानी कि जिसमें दो केंद्रक उपस्थित होते हैं। ठीक है, वह कोशिका ध्रुवीय कोशिका होती है और यह बीजांड कोश के या फिर भ्रूण कोश के मध्य में उपस्थित होती है। ठीक है, याद रहेगा, किसके मध्य में? भ्रूण कोश के मध्य में उपस्थित होती है। और इसमें एक ही कोशिका में दो केंद्रक होते हैं। यह कोशिका क्या होगी? द्विगुणित होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेटा प्रतिध्रुवी कोशिका। ठीक है, बीजांड द्वार से विपरीत यानी निभाग की ओर उपस्थित कोशिकाएं प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहलाती हैं। याद रहेगा, बीजांड द्वार से ठीक विपरीत निभाग की ओर, कहां?
निभाग की ओर उपस्थित कोशिकाएं प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहलाती हैं। ये हो गया, हमने बीजांड को आपको समझा दिया। क्या समझा दिया? बीजांड को आपको समझा दिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा बीजांड हो गया। ठीक है, इसके आगे जो होगा बेटा, इसको आगे हम आपको बताते हैं। दोस्तों मैंने आज आपको 3 चीजें समझाई, 3-4 चीजें समझा दी। जैसे पुष्प की संरचना, क्या समझाया? पुष्प की संरचना। दूसरा परागकण, परागण, क्या? परागण समझाया। ठीक है, पुष्प की संरचना हमने समझा दिया आपको, संरचना, परागण और परागकण की संरचना। क्या? परागकण की संरचना, परागकण की संरचना। ठीक है, और बीजांड की संरचना। क्या बता दिए हैं? बीजांड की संरचना। इतनी टॉपिक हमने आज आपको समझा दिया है। इसके आगे की क्लास कल इसी टाइम पे हम आपको फिर से आगे की क्लास इसकी इसी टाइम पे चलाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। और कमेंट करना ना भूलिएगा, वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, जिस किसी भी बच्चे को बायोलॉजी में, किसमें? बायोलॉजी में किसी भी चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में डाल देगा कमेंट। हम जब भी कमेंट देखेंगे हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। आप लोगों के डिमांड पे हम किसी भी चैप्टर का वीडियो कुछ अच्छे तरीके से बना के आपको समझा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है, बाय।